नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ने में और बैंकिंग के बारे में बात करने में। हालाँकि चैनल पे हम लोग अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करते हैं, लेकिन कई बार जनरल बैंकिंग के बारे में भी हम लोग टॉपिक छेड़ ही देते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक हमने 28 दिसंबर को छेड़ा था। ये 20 दिसंबर को रिज़र्व बैंक की जब बोर्ड की मीटिंग हुई तो वहाँ उसके बाद एक न्यूज़ आई थी कि भई ये जो डीआईसीसी का इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो रिस्क बेस होने वाला है और जो अच्छी बैंक है, जो लो रिस्क में आती है, उनके लिए प्रीमियम कम होने की संभावना है। उस वक़्त कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं थे हमारे पास। फिर भी वो जो नोटिस था या जो न्यूज़ थी, उसके ऊपर हमने वो वीडियो बनाया था और अपना ये मानना था कि भई ये हम लोग अगर लास्ट क्वार्टर में है, तो हम लोग तैयारी करें कि मार्च 26 की हमारी बैलेंस शीट अच्छी तरह से बन जाए, जिसको हम लो रिस्क में कवर कर सकते हैं। अभी ये 6 फरवरी को इस बारे में डिटेल गाइडलाइंस आई है, फिर भी रिज़र्व बैंक से एक सर्कुलर आना बाकी है, उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। अ, मुझे ये पता है कि बहुत सारे लोग इस चैनल को देखते हैं, लेकिन कई बार वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं या फिर वो वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। लाइक मत करो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करो, शेयर भी ज़रूर करो। आप जानते ही हैं कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से कोई पैसा नहीं कमाते हैं। दिस इज़ आवर कंट्रीब्यूशन टू द सेक्टर वेयर वी ट्राई टू शेयर व्हाटएवर वी नो और वी ट्राई टू फोरकास्ट सर्टेन थिंग्स टू अलाउ द पीपल हु मैनेज द बैंक टू रन देयर शो वेरी इफेक्टिवली। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज बात करने वाले हैं ये 6 फरवरी को जो प्रेस रिलीज आया, रिस्क बेस्ड प्रीमियम फ्रेमवर्क फॉर डिपॉजिट इंश्योरेंस इन इंडिया, जिसका आगाज या जिसकी पहली ही सूचना हम लोग 28 दिसंबर के हमारे वीडियो में हमने आप सभी को दे दी थी। नाउ दिस पर्टिकुलर प्रेस रिलीज was immediately followed by a detailed circular by the DICC, which has also become very viral. But there are certain points where there could be a difference of opinion in terms of the interpretation of whatever that is being stated. तो मैं इन सब चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करूँगा। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इसी में ऐसा मेरा विचार रहेगा, लेकिन एज अ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हमें क्या एक्शन करना है, ये सबसे आखिरी में मैं आप सबको बताऊंगा कि दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर टू फेस द चेंज, द पैराडाइम शिफ्ट दैट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ द DICC premium that you have been paying for last couple of years, last few decades rather, not couple of years, क्योंकि DICC 1962 या 63 से काम कर रहा है। सो तब से डिपॉजिट इंश्योर्ड है। क्वांटम छोटा था, अभी 5 लाख का है। क्वांटम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और हमारे लोगों की मांग थी कि भाई ये जो सीनियर सिटीजन्स है इनके लिए अलग से इंश्योरेंस करो। ये मांग इस बार तो इसमें नहीं दिखती है। इसका मतलब ये है कि जो 5 लाख का इंश्योरेंस कवर इंडिविजुअल डिपॉजिटर को मिलता है, वो कॉम्बिनेशन से वो 20 लाख तक जा सकता है। ये मैं चुनिंदा वीडियो में बात कर चुका हूँ। BA ये कॉम्बिनेशन करके 5-5 लाख के डिपॉजिट आप रखवा सकते हैं। वो जो इंडिविजुअल, क्योंकि ईच इंडिविजुअल डिपॉजिट विल बी कंसिडर इन दैट फैशन। तो कहने का मतलब ये है कि 5 लाख का ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस था, इसमें सबसे अहम बात ये थी कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम आप DICC को देते हो और ये इंश्योरेंस का जो चार्जेस हमारी बैलेंस शीट या P&L के ऊपर आता है, ये आप डिपॉजिटर से रिकवर नहीं कर सकते हो। तो कई बैंक्स ऐसी हैं, वो ये कह रही थी कि हम लोग सालों से इंश्योरेंस दे रहे हैं, हमारा बिज़नेस हम लोग अच्छा करते हैं, लेकिन हम तो इसमें गड्ढे में ही जा रहे हैं, हमें इसका कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। उसका भी विचार रिज़र्व बैंक ने किया है और उन्होंने एक नया टर्म इसमें कॉइन किया है, जिसको वो कहते हैं कि दिस इज़ विंटेज इंसेंटिव। उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि ये विंटेज इंसेंटिव क्या है और ये किसे मिलेगा। इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। DICC के प्रीमियम कंपटीशन के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। मेरा ये मानना है
कि ये जो इन्होंने फॉर्मूला दिया है डीआईसीसी का इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला दिया है, कार्ड रेट प्लस इनटू ब्रैकेट 1 माइनस रिस्क मॉडल इंसेंटिव प्लस 1 माइनस विंटेज इंसेंटिव, इसका अगर मैक्स आप पकड़ के चलते हैं तो मेरा ये मानना है कि आपका इफेक्टिव रेट 7% तक आ सकता है। आप कैलकुलेट करके देखिएगा। जो मैक्सिमम डिस्काउंट फैक्टर से एक जगह पे मैक्सिमम डिस्काउंट आपको 4 पैसे का आता है और विंटेज का इंसेंटिव आपको 3 पैसे का आता है। 25% का अगर आप टैरिफ पकड़ के चलते हैं तो 3 पैसे का आता है। ये अगर आप पकड़ के चलते हो और ये फॉर्मूला में डालते हो तो आपका इफेक्टिव रेट 7 पैसे पर 100 रुपीज आता है। एक्चुअल रिजर्व बैंक का गाइडलाइंस क्या आता है मुझे पता नहीं है, लेकिन मोटा मोटा मान के चलो 8 पैसे तक तो आराम से आप नीचे आ सकते हो अगर आपकी बैंक का व्यवस्थापन आप अच्छे करते हो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसी है कि पेमेंट बैंक्स और लोकल बैंक को इन्होंने निकाल दिया है। और जो कन्फ्यूजन अगर तुम्हारे दिल में है, आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक करो, कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन क्या होगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, टायर 1, टायर 2, टायर 3 ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ डिपॉजिट्स। ये आप सब भी जानते हैं, मुझे उसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये जो इन्होंने रेटिंग मॉडल निकाला है, यहाँ पे उन्होंने 2 टायर लाए हैं। एक है टायर 1। ये टायर 1 के बारे में हमें सोचना ये नहीं है, क्योंकि टायर 1 मॉडल, जिसको हम मॉडल कहते हैं, ये जो मॉडल है ये किसे अप्लाई होगा? ये कमर्शियल बैंक्स को होगा और जिसको हम कहते हैं ना कि कैमल्स रेटिंग के हिसाब से, सुपरवाइजरी रेटिंग और इसके हिसाब से कमर्शियल बैंक्स को अप्लाई होगा। तो अदर देन कमर्शियल बैंक्स को उन्होंने टायर 2 मॉडल निकाला है, जहाँ पे कैमल्स के अलावा और 2 चीज़ें वो इसमें देखना चाहेंगे कि गवर्नेंस के बारे में जो शक्तिकांता दास जी से लेकर के जो बातें हो रही थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के बारे में, वो इनको वो फैक्टर करना चाहेंगे कि भाई वो किस तरह से फैक्टर होगा, उसके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपका मान के चलो कि आपका डिपॉजिट 2000 करोड़ का है, जिसको हम कहते हैं कि एसेसिबल डिपॉजिट। तो एसेसिबल डिपॉजिट इज समथिंग बियॉन्ड योर टोटल डिपॉजिट्स। ये आप बात ध्यान में रखो, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। एसेसिबल डिपॉजिट में कई लायबिलिटीज़ के आइटम आपको ऐड करने पड़ते हैं, जहाँ पे वो डिपॉजिटर्स की ओनरशिप हो जाती है। तो इसको वो एनडीटीएल भी नहीं कहते हैं, उसको वो एसेसिबल डिपॉजिट कहते हैं। समझो आपके एसेसिबल डिपॉजिट 2000 करोड़ है, तो आपको जो प्रीमियम आएगा 12 पैसे के हिसाब से, वो 2 करोड़ 40 लाख आता है। और अगर डिस्काउंट आप निकालेंगे, मैक्सिमम हम लिमिट 8% की बात करेंगे। 7% का जो मैंने इनिशियली पॉइंट बताया उसे आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव टू वेट फॉर सर्टन क्लैरिफिकेशंस। तो 8 पैसे पर 100 का अगर रेट आप पकड़ते हैं, तो आपका जो डीआईसीसी प्रीमियम होगा वो 1 करोड़ 60 लाख होगा। इसका मतलब ये है कि आप स्ट्रेट अवे 80 लाख रुपए एसेसिबल डिपॉजिट अगर 2000 करोड़ है वो बचा सकते हैं। अभी इसी को ये कहते हैं कि ये रिजर्व बैंक को हम लोग सिर्फ पेनल्टी के एंगल से देखते हैं। रिजर्व बैंक ने ये जो डायरेक्शन लाई है, ये इंसेंटिव के एंगल से लाई है। यानी हर तरह से वो ये सोच रहे हैं कि भाई आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छी करो, जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स है उसको इम्प्रूव करो, उसको अच्छा करो और पैसे बचाओ। कैसे बचाओगे आप पैसे, उसके बारे में हम लोग अलग से बात करेंगे। अभी इसमें जो भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में जो भी बैंक है, उनको ये इंसेंटिव नहीं मिलने वाला। उनको 12 पैसे के हिसाब से ही देना पड़ेगा डिपॉजिट इंश्योरेंस। और इसमें और एक सर्कुलर आना बाकी रहेगा कि अगर जो आप डीआईसीसी का प्रीमियम देते हो तो आप वो डिक्लेयर करते हो। आपको एनुअल आपका जो एनुअल रिपोर्ट या फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स है, प्रूडेंशियल डिस्क्लोजर्स का जो गाइडेंस है, उसमें भी मॉडिफिकेशन आना चाहिए। लेकिन मॉडिफिकेशन आने के पहले डीआईसी का जो सर्कुलर है वो ऑलरेडी कहता है कि भाई अभी आपको क्या लिखना है। अभी आपके एनुअल रिपोर्ट में आपको ये लिखना है, तो मैं आपको देख के पढ़ के बता देता हूँ। डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम एज एप्लीकेबल वॉज पेड टू डीआईसीसी विद इन दी प्रिस्क्राइब टाइमलाइन। बात ऐसी है कि
ये मॉडिफिकेशन हम रिजर्व बैंक से चाहेंगे क्योंकि रिजर्व बैंक हमारा रेगुलेटरी अथॉरिटी है। लेकिन डीआईसीसी ने ऑलरेडी ये इंडिकेट कर दिया है कि आपको क्या बताना है, लोगों को क्या बताना है। पेमेंट बैंक और लोकल एरिया बैंक को कवर ही नहीं किया है, तो उनकी बात ही अलग है। हम लोग मोटा-मोटा ये जो गाइडेंस आ रहा है, पॉसिबली रिजर्व बैंक का सर्कुलर आएगा नहीं आएगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि हम लोग अगर इंश्योर्ड बैंक है तो हमें डीआईसीसी का जो सर्कुलर आता है वो भी इक्वली अप्लाई हो जाता है अंडर दी डीआईसीसी एक्ट इफ यू आर एन इंश्योर्ड बैंक। सवाल ये आएगा कि भाई ये जो 12 पैसे का आपने 8 पैसा कर दिया, ये कानून ने किस तरह से किया? देयर इज अ सेक्शन व्हिच हैज बीन इन्वोक्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो ये कहते हैं कि सेक्शन 15(1) ऑफ डीआईसीसी एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द डिफरेंशियल प्रीमियम। इसका मतलब ये है कि कानून के दायरे में ये ऑलरेडी आ चुका है। अब हमें तकलीफ क्या होने वाली है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो ये जो रिस्क बेस्ड प्रीमियम है, ये ग्लोबल प्रैक्टिस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इसका ये बैकग्राउंड यही है कि जो अच्छी बैंक है, जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हमेशा ये चिल्लाती है कि यार हम लोग इंश्योरेंस देते हैं और बैंक डूबती कौन सी है? कोऑपरेटिव बैंक डूबती है। तो उनके डिपॉजिट को 98% का कवर मिल जाता है, पैसा हमारा है। तो इसके बारे में भी रिजर्व बैंक ने सोचा है और वो रिस्क असेसमेंट के वक्त उनका ये कहना है कि अगर ये हमारी बैंक अच्छे रिस्क में है, लो रिस्क में अगर बैंक रहेगी उसको डिस्काउंट मिलेगा, हाई रिस्क में बैंक रहेगी तो जिसको हम कहते हैं कि उसको जो 12 पैसे का है वो उसमें उन्होंने बदलाव नहीं लाया है। वो कैटेगरीज किस तरह से होंगी वो उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगा। हमें टायर 2 मॉडल के बारे में ही सोचना है और पैरामीटर्स जो यूज़ किए जाने वाले हैं, ये वीडियो का फोकस ही अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रहने वाला है। तो फोकस क्या-क्या होगा? कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी लाइक नेट एनपीएस, ग्रॉस एनपीए तो ऑलरेडी रिजर्व बैंक ने मॉनिटर करना छोड़ दिया है। वो ग्रॉस एनपीए को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। आपकी लिक्विडिटी क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है और पोटेंशियल लॉस टू दी डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड क्या है और आपके गवर्नेंस स्टैंडर्ड क्या है। मैंने कई बार आपको कहा है कि रिजर्व बैंक ये कहती है कि दो टर्मिनोलॉजी रिजर्व बैंक ने बदली है। एक जो इनिशियली वो कहते थे कि कोई भी अगर लाइसेंस या इसके करने के लिए, ये करने के लिए या एफएसडब्ल्यू में कवर करने के लिए उन्होंने एक कंसेप्ट लाया था। वो क्या लाया था? रेगुलेटरी कंफर्ट, जो डिफाइन नहीं किया गया था। रेगुलेटरी कंफर्ट का मतलब ये है कि आपका जो बैंक है वो रिजर्व बैंक की सर्कुलर्स को किस तरह से फॉलो करता है, इम्प्लीमेंट करता है, आपका रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड क्या है, वगैरह वगैरह। दैट वाज रेगुलेटरी कंफर्ट। उसको चेंज करके अभी पिछले 1-2 साल में वो ये कहते हैं कि इट इज़ द रेगुलेटरी कंसर्न, क्योंकि दे आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ग्रेजुअली। तो प्रीमियम रेट के बारे में जैसे हमने आपको बताया कि अगर आपकी एकदम लो रिस्क पे हो, लो रिस्क पे आ जाते हो, जो 4 कैटेगरीज डीआईसीसी करेगी, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी विल बी फॉर द लोएस्ट रिस्क, वहाँ पे प्रीमियम 8 पैसा आ सकता है, मेरा मानना है वो 7 पैसे भी आ सकता है। और हाईएस्ट कैटेगरी होगा 12 पैसे का। विंटेज इंसेंटिव क्या होगा? जो बैंक्स 25 साल से बैंकिंग में है और अच्छी तरह से काम कर रही है, दे आर वर्किंग गुड, दे आर कंप्लायंट, दे आर सबमिटिंग एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली और रिजर्व बैंक के नियमों का अच्छे से पालन करते हैं, उनको वो विंटेज इंसेंटिव कहते हैं। विंटेज का मतलब क्या है? जो भी कमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक होगा, 25 साल इज द बेंचमार्क उन्होंने डिसाइड किया है। ये 25 साल का जो बेंचमार्क होगा उसके ऊपर से आपको जो कार्ड रेट आएगा उसमें सीधा 25% का डिस्काउंट किया गया है। कमर्शियल बैंकों को ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ग्रेडेड रादर। फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इट इज नॉट सो। और मेरा ये मानना है कि हमारे कम से कम 200 बैंक तो इसमें एलिजिबल हो ही जाएंगे, शायद ज़्यादा होंगे, लेकिन उनको ये डिस्काउंट तो स्ट्रेट अवे मिल सकता है। रिस्क बेस्ड प्रीमियम में आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। साफ में और पीसीए में रहोगे तो आपको ये अप्लाई नहीं होगा, आपको 12 पैसे का ही प्रीमियम देना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहेगी कॉन्फिडेंशियलिटी। ये जो रिस्क रेटिंग होगा डीआईसीसी किसे इत्तला करेगी, किसे इन्फॉर्म करेगी? इट विल बी इन्फॉर्म ओनली टू द एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक। इट हैज़ नॉट टू बी मेड पब्लिक। ऑफ कोर्स
MD and CEO हैज टू इन्फॉर्म द रिस्क रेटिंग टू द बोर्ड, और इसकी तैयारी क्या करना है उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। इसका आप एडवर्टीजमेंट करके इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हो कि भाई हमारा रिस्क रेटिंग लो है, वी आर द सेफ बैंक, हम लोग लो प्रीमियम देते हैं इसलिए हमारे पास डिपॉजिट ज्यादा रखिएगा। नो, यू कांट डू दैट बिकॉज दिस इज कॉन्फिडेंशियल। इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, जो वीक बैंक है जिसका रेटिंग डी कैटेगरी में आ रहा है उनको सेविंग होने वाला नहीं, उसका उनको कॉस्ट इम्पैक्ट आएगा, कंपटीशन में उनको तकलीफ होगी, बैलेंस शीट स्ट्रेटेजी मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा। जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें एडवांटेज मिलेगा। अलाइनिंग प्रीमियम्स with the risk category is a very important thing which the Reserve Bank of India and DICC has been doing. विंटेज इंसेंटिव आपको तो जैसे मैंने बताया कि आपको 25% स्ट्रेट वे मिलने वाला है, और मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि आपको स्ट्रेट वे ये अगर आप लो रिस्क में आते हो और आप विंटेज डिस्काउंट भी लेते हो, तो विंटेज का मतलब मैंने जैसे आपको बताया कि 25 साल इज वन कैटेगरी, लेकिन 25 साल सिर्फ 25 साल उम्र की बात नहीं है, इट इज द क्लीन कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री टू DICC इज वन फैक्टर। और 25 साल में आपके बारे में कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप 25 साल के हो गए आपको डिस्काउंट मिलेगा ऐसा नहीं है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला जाएगा। तो ये डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये स्ट्रेट वे रिजर्व बैंक पे और इनके ऊपर निर्भर करेगा। 25 साल आप विदाउट डिस्ट्रेस अगर आपने काम किया होगा तो ही आपको ये डिस्काउंट मिलने वाला है, लेकिन बहुत सारी बैंक विंटेज डिस्काउंट ले सकती हैं, और ये अगर लेना है तो आपको ये देखना है कि आपका जो 25 साल का इतिहास है वो कैसा है। यू हैव टू इवेल्युएट दैट बिकॉज यू विल हैव टू टॉक टू दी रेगुलेटर कि भाई हमें 25 साल का डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा है, तो आपकी तैयारी भी तो होनी चाहिए। तो इंसेंटिव पीरियड इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ कैलकुलेशन, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट विंटेज का आपको मिलने वाला है ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप विदाउट डिस्ट्रेस आपने 25 साल निकाले हैं। फोकस कहाँ पे रहेगा, जैसे मैंने बताया कि कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फैक्टर्स, की मैनेजमेंट पर्सनल, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डायरेक्टर्स। जिसको कई सालों से रिजर्व बैंक आपको बोल रही है वो आपको आपके पास है या नहीं है ये देखना है। कब से होगा अप्लाई? 1 अप्रैल 26। इसका मतलब क्या है, 31 मार्च का जो आपका एसेसेबल डिपॉजिट्स होगा उस सब के ऊपर आपको 12 पैसे से ही देना है। जो सितंबर का मिड इंस्टॉलमेंट होगा उसके ऊपर रिस्क बेस्ड प्रीमियम आएगा, यानी आपको इसका फाइनेंशियल एडवांटेज आपके P&L में, जो मैंने एग्जांपल लिया जहां पे आपका 80 लाख बच रहा है, वो एडवांटेज आपको मिलेगा मार्च 27 में, उसके पहले नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी तैयारी आप अभी से करना ज़रूरी है। टायर 1, मॉडल टायर 1 और मॉडल टायर 2, जैसे मैंने कहा कि मॉडल टायर 1 इज़ फॉर द कमर्शियल बैंक एंड मॉडल टायर 2 इज़ फॉर द कोऑपरेटिव बैंक, जहाँ पे बोर्ड कॉम्पोजिशन, की मैनेजमेंट पर्सनल, प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, इसका फोकस रहेगा। ये फोकस क्यों लाया है, क्योंकि डेटा थोड़ा इनसफिशिएंट होगा कॉर्पोरेटिव बैंक्स के बारे में, इसलिए उन्होंने ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला मॉडल उन्होंने पकड़ा है। मैंने आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे दिया है कि आप पैसे किस तरह से बचा सकते हो। आपको ये प्लान करना है, इस साल नहीं अगले साल कर सकते हो, लेकिन जो हमने आपको साउंड किया था 28 दिसंबर को वो होते हुए नजर आ रहा है ना। आपको सिर्फ बैलेंस शीट प्लान नहीं करना है, आपको बैलेंस शीट प्लान के अलावा आपको ये सोचना है कि आप कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में भी आप अच्छा काम करें। तो अभी आपको ये देखना है कि ये जो DIC का सर्कुलर है, RBI का प्रेस रिलीज है, वी हैव टू वेट फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज गाइडलाइंस ऑल्सो इन दिस रिगार्ड। वी डोंट नो व्हाट हैपेंस, लेकिन प्रूडेंशियल डिस्क्लोजर नॉर्म्स में रिजर्व बैंक रिवाइज गाइडलाइंस निकालेगी बेस्ड ऑन दी सर्कुलर इशूड बाय DICC। आपको आपके बोर्ड में जाके किन चीज़ों के बारे में चर्चा करनी है विथ ड्यू स्टडी इज दैट
ये चीज़ जो नई आई है इसके बारे में आपको बोर्ड को इत्तला करना है और आप कहाँ पे बैठते हो, कहाँ पे बैठ सकते हो, ये आपको बताना है। सीनियर मैनेजमेंट को क्या है, रिस्क बेस्ड कंप्लायंस जो आने वाला है उसके बारे में आपको आप कहाँ पे बैठते हो ये आपको एस्टिमेट निकालना है। आपकी कंप्लायंस स्ट्रेटजी क्या होगी। सैप में, पीसीए में हो तो आपको ये सोचना है कि आप सैप में से जितनी कितनी जल्दी बाहर आओगे, जहाँ पे आपका पैसा आगे जाके बच सकता है। फाइनेंशियल पैरामीटर, रिस्क पैरामीटर, सीआरआर वगैरह तो आप देखते ही हो, उसके बारे में भी आपको फोकस करना है। एनपीए, नेट एनपीए आपको 3% के नीचे लाना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर्स जो है उसमें 2 मेन इंडिकेटर्स रहेंगे। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होगा रिटर्न ऑन एसेट क्या होगा और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा, जिसके ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन वो आपको फोकस करना है। आपके लिक्विडिटी रेशियोज क्या रहने वाले हैं, एएलएम मिसमैचेस क्या है और आपकी गैप्स आप किस तरह से मैनेज करते हो, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। कंसंट्रेशन रिस्क आपकी क्या है, लार्ज एक्सपोजर में आप कहाँ पे फंसे पड़े हुए हो। इंटरनल रिस्क रेटिंग सिस्टम आपके पास है या नहीं है, ये आपको देना है। डायरेक्टर्स का फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया है या नहीं है, डिक्लेरेशन है या नहीं है आपके पास, की मैनेजमेंट पर्सनल है या नहीं है, आपका ऑडिट डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, आपका इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशंस और एक्शन टेकन रिपोर्ट और उसके रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने हैं। एडवर्स रिमार्क रिजर्व बैंक की इंस्पेक्शन में है, उसके ऊपर आप किस तरह से कंप्लाई करते हो। आपका डेटा सबमिशन और प्रीमियम पेमेंट का कंप्लायंस किस तरह से है। प्रीमियम कैलकुलेशन आपका सही है या गलत है, लिमिट में आप प्रीमियम पे करते हो कि नहीं। अब डीआईसीसी के प्रीमियम समझो एक आध साल में 25 साल का विंटेज डिस्काउंट लेना है, लेकिन एक बार आपने डीआईसीसी प्रीमियम लेट भरा था, they can refuse you the vintage incentive. So this they are in incentivizing risk categorization आपको करना है। फोकस आपके ऑडिट पे बहुत रखना पड़ेगा। स्ट्रैटेजिक और फॉरवर्ड लुकिंग आपका बैंक है या नहीं है। कैपिटल ऑगमेंटेशन है आपके, क्या आपके प्लान्स क्या है। इतनी बहुत सारी चीजें हैं, सब चीजों पे काम करोगे पैसा बचेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट change that has come. Don't wait for the Reserve Bank of India's circulars. Start working and see how you can save money by way of reduce DICC premium substantially. ये अगर आप कर सकते हैं प्लानिंग करके, वैसे भी ये अगले साल करना है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर है। हम लोग आज फरवरी में शायद 15 या 22 फरवरी को ये वीडियो एयर होगा। आपको ये सोचना है कि आपके पास समय है, समय रहते आपको आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट मैनेज करना है। वो अगर आप करते हैं आप पैसा बचाओगे। इसी तरह से हमारा जो सीरीज चल रहा है विच इज़ रिगार्डिंग दी मास्टर डायरेक्शंस ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज आया है, इसलिए हमने इसको इंटरवीन किया है। आपको ये सोचना है कि हम इम्प्रूवमेंट किस तरह से ला सकते हैं और हमारे पैसे किस तरह से बच सकते हैं। सो देखते रहिएगा, अंत तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा। आप देखते तो हैं, लाइक नहीं करते हो तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आपको जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होता है, वैसे तो हर संडे को होता है, बीच में हम लोग करते नहीं हैं, तो हर संडे 11 बजे तो हम मिलेंगे ही, वो तो मिलते रहेंगे, जब तक जिंदा है तब तक मिलते रहेंगे। बाकी आप देखिएगा, और मैं बहुत एडवांस में चलता हूँ। इसकी वजह ये है कि कई बार मेरे वीडियोस ऑलरेडी शूट हो चुके होते हैं, वो अपलोड भी हो जाते हैं, लेकिन वो फिर स्टैगरिंग मुझे करना पड़ता है, जैसे ये सब्जेक्ट अभी बीच में आ गया। तो इस तरह से आपको ये देखना है कि हाउ यू कैन मेक मनी आउट ऑफ द इंसेंटिव्स विच आर बीइंग ऑफर्ड यू, इन द सेंस योर बैंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कुछ अगर आपको दिक्कत है, इफेक्टिव रेट के बारे में आपको अगर दिक्कत है, कैलकुलेशन में अगर आपको परेशानी आती है, आपको रिप्रेजेंट करवाना है रिजर्व बैंक को, सीक माई हेल्प, मैं ईमेल तो आपको देता ही हूँ, सवाल पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ एवरीवन in your bank.